हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ये है हमारा राजनीतिक संस्था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सोशोलॉजी का है, 4th सेमेस्टर बीए सेकेंड ईयर, पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आप अगर आपको पास राजनीतिक संस्थाएँ हैं यानी स्टेट राज्य के बारे में है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोबारा आप देखना चाहो तो शायद आप रिसर्च भी ना कर पाओ, क्योंकि शायद आपको नाम तक भी आपको इसका याद ना रहे। तो इसलिए अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आपके हित में है, और करना है तो कीजिए, क्योंकि अपने हित से अगर जो परे बढ़ जाए वो इंसान किस काम का। चलिए, सबसे पहले तो हम यही देखना चाहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य वास्तविकता में राज्य का क्या अर्थ होता है और राज्य होती क्या है। राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय राज्य है, पर राज्य का प्रयोग कोई रूपों में किया जाता है जिसके कारण एक आम आदमी को राज्य के अर्थ का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि राज्य, आपको पता है कि राज्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य है तभी हमारा राजनीतिक शास्त्र है। लेकिन राज्य का जो है रूपों का हम बहुत रूपों में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसके बारे में जो है पूरी तरह से ज्ञान नहीं समझ पाते हैं। आमतौर पर राज्य, समाज, सरकार और राष्ट्र में अंतर नहीं किया जा सकता, और इन शब्दों का अर्थ एक ही दिया जाता है कि आम नागरिक के लिए राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आम लोगों के लिए राज्य और सरकार सब एक ही है। इसी तरह राज्य का प्रयोग शब्द राष्ट्र के स्थान पर किया जाता है, पर राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से उसका लेकिन यह बात गलत भी नहीं है। इन शब्दों का अर्थ राजनीतिक शास्त्र में अलग अलग है। कई बार एक संघ यानी फेडरेशन और जो है उसकी इकाइयों के लिए भी राज्य शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी संघ के लिए भी किया जाता है राज्य शब्द का प्रयोग, और जो है उसका इकाइयों के लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी राज्य कहा जाता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो अमेरिका तो एक स्टेट, एक आप कह सकते हो कंट्री है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं उसको, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें इस बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और उनकी इकाइयों के लिए भी राज्य शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी छोटी सी इकाई के लिए भी राज्य हम यूज़ करते हैं। जैसे भारत है, भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य बने हुए हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे राज्य को अगर आप राज्य कहते हो तो जो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो राज्य बोला गया है, राज्य अमेरिका, तो इसमें तो बहुत ही कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। तो इसी तरह भारत को भी राज्य कहा जाता है, और इसकी इकाई पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश की भी राज्य कहा जाता है। पर असलियत यह है कि संघ की इकाई राज्य नहीं है। संघ की इकाई जो होती है कभी भी कदाचित ये राज्य नहीं होती है, और उसके लिए राज्य शब्द का प्रयोग करना गलत है। इसलिए राज्य शब्द का ठीक ठीक अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, राज्य शब्द का जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई, राज्य शब्द का अर्थ क्या है, तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी स्टेट, यानी अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, स्टेट, और स्टेट शब्द लतीन भाषा के स्टैच्यू शब्द से लिया गया है। स्टैच्यूज शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की सामाजिक स्तर, यानी कोई व्यक्ति है उसको समाज में कितना स्थान प्राप्त है, कितना उसका स्टेटस है। प्राचीन काल में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं समझा जाता था, इसलिए राज्य का शब्द का प्रयोग सामाजिक दर्जों को बताने के लिए भी किया जाता था। पर धीरे धीरे इसका अर्थ बदलता ही गया, और इसका अर्थ सीरोज के समय तक सारे समाज के दर्जे के स्थान हो गया। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक मैकवाइबर ने किया था। उसने राज्य शब्द का प्रयोग राष्ट्र राज्य के लिए किया था। मैकवाइबर ने अपनी पुस्तक द प्रिंस ऑफ में लिखा है, वह सब शक्तियाँ जिन पर लोगों को अधिकार होता है राज्य होती है, और वह राज्य मंत्री या गणतंत्र होते हैं, यानी ऑल द पावर विच इज हैव टू अथॉरिटीज ऑफ एन मैन आर स्टेट एंड दे आर एदर इज द मोर चांस इज अ रिपब्लिक्स। यानी सभी राइटरों के अपने अपने इसमें मत हैं। राज्य शब्द जब 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ तो इटली से अपने साथ महान राज्य, महानता का अर्थ भी लिखवाया, जो किसी व्यक्ति या समुदाय में छिपा हुआ था। राज्य एक संपूर्ण समाज का हिस्सा होता है। राज्य जो होता है एक संपूर्ण समाज जो बिल्कुल ही विकसित होती है उसका एक हिस्सा होता है। यद्यपि यह समाजी जीवन के सारे पक्षों को प्रभावित करता है, क्योंकि समाज के हर एक पक्ष उसी में निहित होती है, पर फिर भी यह समाज का स्थान नहीं ले सकता है। राज्य एक ऐसी एजेंसी है जो सामाजिक समितियों की
निमित्त करती है। राज्य समाज के सारे पक्षों को प्रभावित करता है और उसमें तालमेल बिठाकर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अरस्तु ने राज्य और समाज में कोई फर्क भी नहीं किया था, क्योंकि उस समय समाज और राज्य इतने जटिल रूप में नहीं थे। पर आजकल इनमें काफ़ी फर्क है। राज्य के विकास कुछ ऐसे यत्नों, नतीजे और विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। राज्य एक ऐसी शासन करने का साधन है जो लोगों पर शासन और नियंत्रण करता है। राज्य के पास प्रत्यक्ष भौतिक शक्तियाँ होती है जिसके द्वारा वह लोगों के कानूनों को उल्लंघन की स्थिति में दंडित कर सकता है। राज्य का प्रभुता संपन्न इकाई है और इसके पास अपनी आज्ञाएं का पालन करवाने की शक्ति भी होती है, यानी वो जो चाहता है वो करवाता है। यह अलग नागरिकों की सीमित क्रियाओं के निमित्त करता है और उसकी संघर्ष में उद्देश्यों में तालमेल स्थापित करता है। राज्य का उद्देश्य संपूर्ण जनता की भलाई के लिए होता है, ठीक है। और राज्य का अस्तित्व आदिम काल से ही है। राज्य आज के लिए नहीं है, राज्य पुराने समय से राज्य बन थी, ठीक है। और चाहे समय समय पर इसके रूप बदलते रहे हों, राज्य की प्राकृतिक और परिभाषा के बारे में सभी विद्वानों के अपने अपने मत है, अपने अपने विचारधारा है। क्योंकि आप सोशोलॉजी कर रहे हो तो आपको कम से कम इसमें जो एग्ज़ाम में कम से कम 4 तो साइंटिस्ट या 4 जो है थिकनर के थ्योरी तो लेना ही पड़ेगा। तो चलिए हम 1-2 थिकनर के थ्योरी देख लेते हैं। जैसे कि इसे मैक्स वेबर ने कहा था। मैक्स वेबर ने क्लियर और साफ शब्दों में कहा था कि राज्य एक मानवीय समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग में भौतिक जोड़ का विधान, प्रयोग और एकाधिकार होता है और साथ ही इस अधिकार को सफलतापूर्वक लागू करता है। यानी जो रूल रेगुलेशन होती है राज्य ही लागू करती है और इससे क्या होता है, राज्य को कमाई होती है। उसी तरह से जो है अरस्तु ने भी ये बात कहा था कि राज्य परिवार और शरीर का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पुण्य और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। इससे हमारा अर्थ है कि दुखी और आदर्शपूर्ण जीवन। यानी कह सकती हो कि राज्य जो होता है पुराने समय में राजाओं के लिए भी यूज़ होता था। तो राज्य जो होता है वो राज्य उसे कहते हैं जहाँ पर हर तरह के व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है और सरकार उस पर रूल रेगुलेशन को लगाती है और उससे जो है उसके लिए संसाधन बनाती है। तो सारे क्या कहलाता है, राज्य। तो राज्य की जो परिभाषा है क्लियर और स्पष्ट हो चुकी है आपको। तो आप कम से कम जो है 5 साइंटिस्टों को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे जो आता है वो ये आता है कि राज्य के कौन कौन से तत्व हैं। कई बार एग्जाम में जो है तत्व भी पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही रहता है कि इसके तत्व कौन कौन से हैं। आप जैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि राज्य जो है विभिन्न परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य एक निश्चित भूमि पर रहने वाले एक संगठित सरकार के अधीन अपूर्ण प्रभुता शक्ति संपन्न लोगों का एक समूह होता है। यानी सरकार जो है पूरी तरह से संपूर्ण हो और सभी लोगों के लिए कार्यशील हो तो उसे ही राज्य कहते हैं। चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कह सकते संयुक्त राज्य अमेरिका हो या आपका छोटा सा स्टेट जो है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, कोई भी हो सकता है। राज्य की यह परिभाषा राज्य के चारों तत्व के आधार पर ही की गई है, जिसमें जनसंख्या भी होती है, भूमि भी होती है, सरकार भी होती है और प्रभु शक्तियाँ भी होती हैं। ये ठीक है कि विभिन्न लेखकों ने विभिन्न तत्वों पर जोर दिया है, लेकिन किसी ने जनसंख्या का सरकार और प्रभुता पर जोर दिया है, तो किसी ने जनसंख्या, भूमि और सरकार पर जोर दिया है। लेकिन सब ने जो भी जोर देते हों, लेकिन 3 जो है मुख्य तत्व होते हैं इसमें। पहला तत्व यही होती है कि समाज दृष्टि से एकता में बाध्य हुए जन समुदाय। दूसरा होता है सरकार या शासन के रूप में एक राजनीतिक अवस्था। और तीसरा जो होती है आपके शासन अधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार की सीमा निश्चित करने वाले नियम लिखा या अनिलिखित समूह। क्योंकि देखिए राज्य के लिए भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई होती है जिस पर हमें अमल करना होता है और उसको आगे लेके बढ़ाना होता है। राज्य जो होती है एक आदर्शमय राज्य होती है, तभी जाके राज्य की से ही कोई देश जो होती है प्रगति करती है। अगर राज्य सही और रूल रेगुलेशन के साथ ना चले तो आपका देश भी कभी भी रूल रेगुलेशन से नहीं चल सकता। क्योंकि वही बात आ गया ना कि अगर मान लीजिए कि पूरा देश जो है एक माता पिता के समान है और जो राज्य है छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चे रूल रेगुलेशन पे चलते हैं तभी माँ बाप का सम्मान भी होता है। तो सेम इसी तरह से आप समझ सकते हो इसको। इसलिए विलियम्स के अनुसार राज्य के 3 तत्व हैं, जनता, सरकार, संविधान। सबने अपने तत्व दिए हैं, लेकिन आपको जो तत्व सही लगते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जो है वर्णन करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कौन कौन से एलिमेंट है जो हमारे लिए सही है। तो सबने अपने कहा कि इसने जनता, सरकार, संविधान को बोला है। लिवर्जी के 3 तत्व को सरकार, भूखंड और जनता को माना है। आधुनिक समय से राज्य के 4 तत्व बताया गया है। आधुनिकता में भी 4 तत्वों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है।
जो कि यहाँ पर है, मनुष्य का एक समुदाय है, एक प्रदेश जिसमें वह स्थायी रूप से रहते हों, अंदरूनी और बाहर की प्रभुता, राजनीतिक संगठन आदि। लेकिन हम जो है मुख्य तौर पर इसको 4 मानेंगे। वो ये मानेंगे जनसंख्या, जो आपको याद करना है एग्जाम के लिए, वो ये करना है आपने, जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार, प्रभु शक्तियाँ, यानी पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटीज। ये जो 4 है यही इसका मुख्य तत्व बनेगा, क्योंकि कोई भी राज्य के लिए जनसंख्या बहुत ही ज़रूरी है। और राज्य तब बनती है जब भूमि होती है, और जब भूमि होगी तो वहाँ पर क्या बनेगा, सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो उसका प्रभु सत्ता बनेगी, यानी उसका जो है वहाँ पर राज्य चलेगी। तो ये जो 4 एलिमेंट है यही मुख्य एलिमेंट है, और इसी को आपको माइंड में रखना भी है। तो सबसे पहले चलिए जनसंख्या के बारे में आपको तो परिचय होगा ही होगा। राज्य का मुख्य तत्व जनसंख्या है। राज्य पशु पक्षियों के समूह नहीं है, वो मनुष्य की एक राजनीतिक संस्था है। बिना जनसंख्या के राज्य की स्थापना की तो कल्पना तक भी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोग रहेंगे तभी राज्य रहेगा, तभी राजनीति को वहाँ पर होगी। ये तो जनरल सी बात है। जिस तरह बिना पति पत्नी के परिवार, मिट्टी के बिना घड़ा और सूत के बिना कपड़ा नहीं बन सकता, उसी तरह बिना आदमी के और समूह के राज्य की कल्पना भी करना संभव नहीं है। राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, पर राज्य के लिए काफ़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 10-20 आदमी राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि राज्य बनने के लिए एक निश्चित जनसंख्या की आवश्यकता होती है, तभी उसको अलग भी किया। देखिए दोस्तों, हमारे देश में बहुत से राज्य हैं जिनको अलग भी किया गया है। तो अलग तब किया गया है क्योंकि आपको पता है कि बिहार झारखंड का पहले एक ही पार्ट था, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा गया। जैसे तेलंगाना हो गया, हैदराबाद को 2 भागों में बांटा गया। तो रीजन ये था कि वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर उसको अलग किया गया, क्योंकि एक राज्य को संभालना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए आम नहीं होती है। इसलिए उसको क्या करना होता है, उसको पार्टीशन करना होता है, और पार्टीशन से ये होती है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो होगा अपने स्टेट को अच्छे से देख सकता है। तो इसके लिए भी कुछ जनसंख्या निश्चित होना जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य की कल्पना करना शायद संभव नहीं हो। ठीक है, तो इसी में भी बहुत से अपने अपने जो विद्वान हैं उनके अपने अपने विचारधारा है। गार्नर ने बात कहा था कि राज्य की हस्तियों के लिए जनता रूपी भौतिक तत्व की बहुत ज़रूरत है, जनता की कमी से राज्य की कल्पना संभव नहीं है। देखिए, सभी साइंटिस्टों का यही विचारधारा है कि जनता नहीं होगी तो राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपसों में लड़ा के क्या करते हैं, जनता को ही नुकसान पहुँचाते हैं, आपसी झगड़ा ही करवाते हैं। तो ये सब बातें अपनी जगह पर रहती हैं। राज्य की जनसंख्या कितनी हो इस संबंध में विद्वानों के अपने अपने मतभेद हैं, अपने अपने विचारधारा हैं। लेकिन प्लेटो ने ये बात कहा था कि आदर्श राज्य का जनसंख्या कम से कम 5400 होनी चाहिए। अरस्तू के अनुसार जनसंख्या इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर न बन सके, क्योंकि जनसंख्या से ही वो राज्य जो है आत्मनिर्भर बन सकता है। नहीं इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अच्छी तरह शासन न हो सके। दूसरे शब्दों में अरस्तू के अनुसार राज्य की जनसंख्या 50 से 60 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी थोड़ी जनसंख्या के साथ राज्य आत्मनिर्भर कभी भी बन नहीं सकता। और नहीं 10 लाख होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गिनती पर नियंत्रण ठीक तरह से नहीं किया जा सकता। रूसे ने अपना विचारधारा किया है कि प्रत्येक लोग राज्य के हामी थे, इसलिए उसने छोटे राज्य को ही हिमायत दी थी। उसने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 निश्चित किया था। तो सभी जो है सभी विद्वानों की अपने अपने विचारधारा इसमें है। वर्तमान राज्य की जनसंख्या को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि राज्य की जनसंख्या निश्चित करनी मुश्किल नहीं है, बल्कि असंभव भी है, क्योंकि राज्य में है प्रवासी लोग भी आके रहने लग जाते हैं, तो उनका जो है गिनती करना शायद संभव नहीं रह जाता। पर फिर भी हम आजकल के इस विचार से सहमत हैं कि राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर हो सके। यानी आप समझ सकते हो कि राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जिसमें सरकार अपना रूल रेगुलेशन लगा के वहाँ के जो है व्यवस्था को सुव्यवस्था के रूप में परिवर्तन कर सके, यानी जीवन यापन के लिए वो पर्याप्त हो। तो इतनी होने ही चाहिए जनसंख्या, और देश का शासन भी अच्छी तरह से चलाया जा सके। असल में राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि वहाँ की जनता सुखी और खुशहाल जीवन बिता सके, और उस पर अच्छे ढंग से शासन स्थापन किया जा सके, और इसमें एक अस्थायी सरकार कायम हो सके। आगे है हमारा निश्चित भूमि। जिस तरह राज्य के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है, उसी तरह निश्चित भूमि का होना भी जरूरी है। पर कोई प्रकार के लेखकों ने इसके राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, लेकिन बहुत से जो है राइटर ने, जो बहुत से थिंकनर है, उन्होंने इस बात को सत्य भी सिद्ध किया है। 19वीं सदी से पहले किसी भी लेखक ने राज्य की परिभाषा में भूमि या प्रदेश का जिक्र तक नहीं किया है, और कुलर पहला लेखक था जिसने 1817 में राज्य के लिए निश्चित भूमि का होना जरूरी माना है। देखिए दोस्तों, चाहे किसी भी राजनीतिक नेताओं को जो है कोई भी राइटर का जो भी मत हो, लेकिन एक बात तो क्लियर और साफ है
कि अगर जनसंख्या निवास करेगी तो उसके लिए निश्चित भूमि भी तो होना जरूरी है। अगर भूमि नहीं रहेगी तो राज्य कैसे बन सकता है। आप देखते हो आपके पास प्रत्यक्ष रूप में होता है कि हमारा जो बाउंड्री बनती है और राज्य की सीमाएं बनाई जाती हैं। अगर भूमि आकार नहीं रहेगी तो राज्य निवास कैसे करेगा। क्या हम छोटे आकार में बने प्रदेश को हम राज्य कह सकते हैं? ये शायद संभव नहीं है। इसलिए जो भी जैसा भी बोलता हो, इसे हम कह सकते हैं कि आधुनिक लेखक इस विचार के मानने के लिए तैयार बिल्कुल ही नहीं है। उनके विचार के अनुसार निश्चित भूमि के बिना राज्य नहीं बन सकता है। यदि जनता राज्य की आत्मा है तो भूमि उसका शरीर है। अगर मान लो जनता अगर आत्मा है तो शरीर क्या होगी? भूमि होगी ना, क्योंकि भूमि पर ही तो राज्य करना है उन्होंने। ठीक है, तो यही बात से निश्चितता से कही जा सकती है कि आदमी के समूह जब किसी निश्चित भूमि भाग पर नहीं बसा जाता है, उस वक्त उस राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। देखिए कोई भी देश में कोई बंदा आता है, कोई व्यक्ति आता है, जब पुर्तगाल आया हो या कोई भी आया हो, वो एक निश्चित भूमि पे बसी है और उन्होंने वहाँ पर बस्तियाँ बसाई और बस्तियाँ बसाते बसाते उसको राज्य की दर्जा मिल गई। तो कह सकते हो कि जो स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं राज्य स्थापना नहीं कर सकते। लेकिन जो बंजारे होते हैं, जो सिविल क्लास के लोग होते हैं, जो यहाँ से वहाँ घूमते हैं, वो कभी भी राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, उनके पास निश्चित भूमि नहीं होती। अंततः 1948 ईस्वी से पहले ओधी सारे संसार में फैले होते थे, पर उनका अपना कोई राज्य नहीं था क्योंकि वह निश्चित भूमि भाग पर नहीं रहते थे। जब उन्होंने इजराइल की निश्चित भूमि भाग पर रहना शुरू कर दिया तो इजराइल का राज्य बना दिया गया। तो असल में राज्य का यह तत्व राज्य के दूसरे समुदाय से अलग रहता है। तो आप कह सकते हो कि भूमि जो है एक शरीर की तरह है और उसमें बस रहे लोग आत्मा की तरह है। तो शरीर के बिना जो है आत्मा की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद है सरकार। अब सरकार देखिए, जहाँ राज्य बनेगी, जहाँ पर लोग रहेगा, वहाँ पर तो राजनीति होगी होगी, ये तो आम बात है और एक साधारण बात है। तो सरकार जनसंख्या तथा भूमि के बाद राज्य की स्थापना के लिए सरकार की जरूरत होती है। किसी निश्चित इलाके पर बना आदमियों की समुदाय उस वक्त राज्य नहीं कहा जा सकता है जब तक वह राजसी दृष्टि से संगठित न हो। सरकार ही एक ऐसा संगठन है ये संस्था एजेंसी है जिसका मदद से राज्य को इच्छा प्रकट होती है और अमल में लाई जाती है। अगर मान लीजिए कोई उसका हेड नहीं होगा तो लोग तो मनमानी करेंगे, उस राज्य में, उस क्षेत्र में मनमानी करेंगे। इसलिए सरकार होना बहुत जरूरी। सरकार जो होती है, जो विधि द्वारा विधायित होती है, सारे रूल रेगुलेशन, उसको वो क्या करती है? पालन करवाती है लोगों से। और उसमें से कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा होता है तो उसको सजा भी, प्रावधान भी किया गया है। सरकार के बिना जन समुदाय संगठित नहीं हो सकता है। सरकार द्वारा ही लोगों के आपसी संबंध का निमित्त बनाया जाता है, शांति और व्यवस्था को लागू किया जाता है और बाहर के हमलों से लोगों की रक्षा भी की जाती है। और ये सब तब होती है जब सरकार की सुगठित होगी। और दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित भी करना राज्य का ही काम होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य शायद आगे नहीं बढ़ सकता है। राज्य में सरकार किसी भी किस्म की हो सकती है, चाहे वो भारत है, चाहे इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड आदि देशों में लोक राज्य है या डेमोक्रेसी है। जबकि चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, क्यूबा आदि देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की तनाशाह है, यानी वहाँ पर तनाशाह होती है। कुवैत, सऊदी अरब आदि में राज्य तंत्र है, यानी मोनोक्रेसी है। कई देशों में संसदीय सरकार भी है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट भी है। कई देशों में आध्यात्मिक सरकार भी है। जापान, इंग्लैंड, भारत आदि देशों में संसदीय सरकार है, जबकि अमेरिका में जो है वहाँ पर आध्यात्मिक सरकार है। कुछ देशों में संघात्मक सरकार और जबकि कुछ देशों में एकात्मक सरकार भी है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, भारत में संघात्मक सरकार है, जबकि जापान, इंग्लैंड में सरकार एकात्मक है। तो आप समझ सकते हो संघात्मक मतलब जहाँ पर बहुत से पार्टियाँ जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही होती है और कहीं जगह पर जो है एक आदमी यानी एक आत्मक सरकार होती है, यानी एक ही सरकार की राज्य बदलती रहती है। किसी राज्य में किस किस्म की सरकार है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार तो बदल सकती है और बदलती रहती है। जिस तरह भूमि और जनसंख्या कम या ज़्यादा होने के कारण राज्य पर अंतिम नहीं रहे, उसी तरह से सरकार स्वरूप में परिवर्तन आने के साथ ही राज्य के स्तर पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार का काम तो कानून बनाना है, उसका पालन करवाने, लोगों की रखवाली का प्रबंधन आदि सरकार का काम है। सरकार में भी बहुत तरह के जो होते हैं 3 अंग होते हैं। सरकार में आप देखोगे कि 3 अंग होते हैं, वो अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार में जो 3 महत्वपूर्ण अंग है वो है विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप चाहो तो इसको भी वर्णन कर सकते हो एग्जाम के लिए, अगर आपको इतना पूछा जाता है तो, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण में से माना जाता है। तो विधानमंडल पता ही है, कार्यपालिका आपको पता ही है, न्यायपालिका आपको पता ही है।
तो सरकार की इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह राज्य में शांति कायम कर सके और देश की बाहर के हमलों से रक्षा कर सके। सरकार का काम सिर्फ इतना ही होता है कि क्या है, राज्य में शांति की स्थापना करना, और बाहरी जो कोई अटैक कर रहा है या बाहरी कोई तरह की घटना घट रही है तो उससे सुरक्षा करना राज्य का काम होता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ जो अंतिम है वो है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता राज्य के लिए चौथी जरूरी तत्व है। जनता के समूह के लिए एक निश्चित भूभाग रहने और सरकार का होना भी राज्य के लिए जरूरी नहीं है। प्रभुता के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकता है। प्रभुशक्ति के अंग्रेजी में सोवरेजाइन्स कहते हैं और जो किसी लतीन भाषा के शब्द सुप्रेंस से निकला है। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च यानी सुप्रीम। आप समझ सकते हो सुप्रीम का मतलब कौन होता है, जिसको हम चुनते हैं वो सुप्रीम हो जाता है। इस तरह से प्रभुसत्ता का अर्थ उस राज्य के सर्वोच्च शक्ति राज्य के पास अधिक होते हैं, कोई भी उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकता है। प्रभुता के कारण ही राज्य का अपने सारे नागरिकों और उसके संस्थाओं पर उसका पूरा नियंत्रण होता है, यानी राज्य में जो मेन होता है उसी को ही बोला गया है। वो भाग से बाहर की किसी भी शक्ति के अधीन नहीं रहता है। तो सभी साइंटिस्टों के अपने विचार हैं। इसमें से जो है लस्की ने ये बात बोला था कि राज्य अपनी प्रभुता के कारण ही और मानवीय भाषाओं में भिन्न होते हैं। ठीक है, जो राज्य होते हैं जो प्रभुत्व संपन्न होती है, सब शक्तियाँ दो तरह की हो जाती है, एक आंतरिक होती है, एक बाहरी प्रभुत्व सत्ता होती है। यानी आंतरिक प्रभुसत्ता और बाहरी यानी इंटरनल और एक्सटर्नल सुप्रीमेंसी होती है। दो तरह की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो देखते हैं हमारा सबसे पहले क्या है, इंटरनल क्या है, यानी आंतरिक प्रभुसत्ता क्या है। तो हमारा इसमें यही बात है आंतरिक प्रभुसत्ता में कि आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ कि राज्य अपने देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति, संस्था और समुदाय अर्थात हर चीज़ पर पूर्ण अधिकार होता है। राज्य के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था नहीं होनी चाहिए जो राज्य के हुक्म की उल्लंघन या वैधानिक रूप से कर सके। यदि कोई व्यक्ति राज्य की आज्ञा की उल्लंघन करता है तो राज्य उसकी सजा दे सकता है। राज्य की प्रभुता राज्य के अंदर रहने वाले विभिन्न समुदायों में बांटी जा सकती है। कुछ लोगों का विचार है कि संघात्मक सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट में अंदरूनी प्रभुता सत्ता केंद्र और प्रांतों के बीच बटी होती है, पर यह विचारधारा गलत है। अंदरूनी प्रभुता से बांटा नहीं जा सकता है। संघात्मक सरकार में केंद्र और प्रांतों में प्रभुसत्ता बटी नहीं होती है, बल्कि शक्तियों का बंटवारा होता है। आप देखते होंगे कि जब मंत्री परिषद गठन होता है, जब राज्य में कोई सरकार बनती है तो उसमें हर शक्तियों को क्या करते हैं, वो सभी ग्रुपों में बांट देते हैं। तो ये भी शक्ति का बंटवारा भी ये सब हमारा जो होता है आंतरिक में आता है, जो अंदरूनी होती है यानी इंटरनल होता है। अब इसमें एक्सटर्नल प्रभुसत्ता क्या होती है। बाहरी प्रभुसत्ता यही होती है कि बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य के बाहर कोई संस्था या शक्ति नहीं होनी चाहिए जो राज्य को किसी और आज्ञा पालन के लिए मजबूर कर सके। राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र हो, यानी उस पर कोई भी हुकूमत ना कर सके। यदि किसी देश की नीति पर किसी दूसरे देश का नियंत्रण हो तो इसका अर्थ यही होगा कि वह देश राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के अधीन है। जो करना चाहता है वो भी नहीं कर पाता है। सिर्फ 1947 से पहले भारत इंग्लैंड के अधीन था, इसलिए भारत राज्य नहीं था पहले के समय में। पर 1947 में इंग्लैंड का राज्य खत्म कर दिया गया और भारत को पूर्ण आज़ादी मिल गई, जिसका कारण भारत जो था राज्य बन गया। राज्य अपनी मर्जी से अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अधीन संधि करता है। संयुक्त राज्य संस्थाओं के सदस्य बनना बाहरी प्रभुता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि कि स्वतंत्र देश अपनी मर्जी से इस संस्था का सदस्य बने और जब चाहे वो इस संस्था को छोड़ सकता है। यानी आप तभी राज्य कह सकते हो जो अपनी इच्छाओं के साथ चलती है। अगर कोई दूसरा आप पे इच्छा थोप रही है तो इसका मतलब है कि वो राज्य नहीं है, वो किसी के अधीन है। ठीक है, इस तरह से राज्य की स्थापना के लिए 4 तत्व की जरूरत है। अगर ये 4 तत्व न रहे तो शायद राज्य की स्थापना की कल्पना करना संभव नहीं है। तो ये 4 तत्व जो हैं आपको याद रखना बहुत ही अनिवार्य बन जाता है। उसके बाद राज्य की क्या विशेषताएं होती हैं। अब राज्य में क्या होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट, सबसे पहले तो स्थिरता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए स्थिरता नहीं है तो स्थिरता का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का एक अस्थायी संगठन है। इसका अर्थ गवर्नर के शब्दों में ये बात उन्होंने डायरेक्ट क्लियर कहा था कि जो लोग एक बार राज्य के तौर पर संगठित हो जाते हैं हमेशा किसी न किसी राज्य संगठित के अधीन होते ही होते हैं। यदि किसी एक राज्य में दूसरे राज्य का हिस्सा शामिल हो जाए तो वो कट जाए तो उसके कारण राज्य की कानूनी हस्ती पर कोई असर नहीं हो पड़ता है। युद्ध पर किसी संधि के कारण कई बार कई राज्य खत्म भी हो जाती है। जब युद्ध होती है तो कई राज्य जो है खत्म भी हो जाती है या किसी राज्य में शामिल कर लिए जाते हैं। आपने देखा ही होगा, ये तो बहुत ही पुरानी हमारी सभ्यता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं तो वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, किसी एक व्यक्ति के अधीन हो जाता है।
तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही आम है। युद्ध पर किसी संधि के कारण कई राज्य तो खत्म तक भी हो जाती हैं, पर ऐसा होना प्रभुता का परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें राज्य खत्म नहीं होती, उनकी प्रभुता का खत्म होता है। लेकिन जो पहले प्रभुता जिनके थे वो खत्म हो जाता है और दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, उस पर अपना प्रभुता सत्ता बना लेते हैं। प्रभु सत्ता का राज्य से दूसरे राज्य के पास चली जाती है, पर जनता राज्य में ही रहती है, जनता नहीं जाती है, जनता उसी राज्य में रहती है। तो कह सकते हो कि राज्य का जो है पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, चाहे वो दूसरा राज्य ही हो जाए या दूसरा राज्य भी बना दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश का जन्म हुआ, इनमें प्रभुता बांग्लादेश के पास आ गई और जनता बांग्लादेश की जनता कहलाने लगी। तो पहले ये जो थी पाकिस्तान की जनता कहलाती थी, लेकिन उससे अलग होके वो बंगाल की जनता कहलाने लग गई। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि जिसका प्रभु सत्ता होता है, जिसकी उसमें शासन होता है, वो बदल जाती है, जनता नहीं बदलता है, जनता का निवास स्थल वही रहती है। तो जो है आपका राज्य कभी ख़त्म नहीं होता। ये सबसे पहली स्थिरता इसमें यही होती है कि जनता स्थिर होती है, शासन जो है बदलती रहती है। जनता बांग्लादेश की जनता कहलाने लगी, इसी स्पष्ट है कि एक बारी राज्य संगठन करने के बाद जनता अराजकता की हालत में नहीं पहुंच सकती है और इस तरह से राज्य स्थायी रहता है। यानी राज्य को कभी आप बदल नहीं सकते, राज्य जो है अस्थायी रहती है, उसमें जो जनता रहती है वो भी उस अस्थायी रहती है। लेकिन सरकार जो होता है, जिसके पास प्रभु सत्ता होती है, वो सदैव बदलती रहती है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूली, राज्य का सिलसिला निरंतर बना ही रहता है, यानी कंटिन्यू चलता ही रहता है। राज्य की सरकार के रूप में परिवर्तन आने पर राज्य पर कोई असर नहीं पड़ता। सरकार आती है जाती है, लेकिन राज्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता अपना कार्य जानती है। एक राज्य की सरकार राजतंत्र से बदलकर गणतंत्र बन जाए और निरंकुश शासन से लोक राज्य बन जाए, इस परिवर्तन के कारण राज्य की एकरूपता पर या उसकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसकी जिम्मेदारी है वो तो चलती रहती है। यह सिद्धांत राज्य की निरंतरता का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के कारण राज्य की विरासत सिद्धांत का जन्म भी हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्रभुत्व सत्ता एक राज्य के दूसरे राज्य द्वारा सौंप दी जाती है तो सरकार बदलती है। तो ये नए राज्य नई सरकार का पुराने राज्य की संपत्ति, राज्य कोष और ऋण विरासत में मिलते हैं। और मान लीजिए कोई राज्य को आप सौंप रहे हो तो उस राज्य में जो भी प्रॉब्लम होगी तो सारे जो है दूसरे राज्यों को मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए सरकार बदल गया और उसके पिछला सरकार ने क्या किया था, बहुत से कर्ज लिया था, बहुत से मतलब तकलीफ़ों में था। तो अब जो नया सरकार बना है वो सारे उसकी हत्या पर चढ़ गया है। अब जैसे मर्जी उसको इस चीज़ से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, आम जनताओं को तकलीफ़ों को बढ़ाएगा और नए सरकार के पुनर्गठन के लिए वो पैसा इकट्ठा करेगा। तो यही तो राज्य की एक निरंतरता रहती है, जो रूल है वो चलती रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्रभुता का एक राज्य को दूसरे राज्य पर थोपा जाता है तो ये कंटिन्यू चलती रहती है, इससे संपत्ति राजकोष में मिल जाती है। नए राज्य या सरकार के पुराने राज्य के सारे कर्तव्य पर और जिम्मेदारी को भी अपनाना पड़ता है। मान लीजिए कोई नया सरकार आया है तो उसकी सब जिम्मेवारी जो है उसको अपनाना पड़ेगा, हर रूल रेगुलेशन को उसको लेना पड़ेगा। नए राज्य सरकार की लेना ही पड़ेगा, पर हमें ऐसे उदाहरण मिलती है जहाँ सरकार अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। तो ये तो आम बात है, तो हमने जाना ही है कि कोई भी सरकार जो है पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। अगर राज्य कर्तव्यनिष्ठ रहता तो शायद जो है जनता को बहुत तरह की समस्याओं से बच जाती और शायद हमारा देश जो होता खुशहाल रहती। लेकिन राज्य के जो व्यक्ति होते हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो अपनी जो है दायित्व को सही तरह से निभा नहीं पाते हैं। उसके बाद हमारा सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता जो होती है हर जगह फैली रहती है। सर्वव्यापकता का अर्थ ही है कि राज्य की प्रभुता अपने भूभाग पर रहने वाले व्यक्ति, संस्था और चीज़ पर लागू होती है। यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जिस समय के राज्य में रहते हो, वहीं पे ही रहती है। दूसरे राज्य के लोग आप पे कोई तरह के प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था राज्य के नियंत्रण में नहीं बच सकती है। यह बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानून के सर्वमान्य सिद्धांतों का आदर करते हुए राज्य अपने आदर्शों को कुल व्यक्तियों पर लागू न कर सकें। यह लक्षण असल में अंदरूनी प्रतिशक्ति में छुपा हुआ होता है कि जो क्षेत्र के व्यक्ति है वही उस पर लागू कर सकता है। उसके पश्चात राज्य समाज की सबसे शक्तिशाली संस्था है। राज्य जो है समाज की सबसे शक्तिशाली संस्था है। राज्य समाज की सबसे शक्तिशाली संस्था है क्योंकि इसके पास अपनी आज्ञा मनवाने के साधन होते हैं। चाहे ये साधन रस्मी होते हैं जैसे पुलिस, कानून, सरकार आदि, इन सबसे वो क्या करते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं। पर इनकी मदद से राज्य समाज की सारी संस्थाओं पर नियंत्रण रखता भी है और सभी को आज्ञा देकर सूत्र में बांध कर रखता भी है। राज्य के पास वास्तविक शक्ति और प्रभुता होती है। यह राज्य ही है जिसके पास वास्तविक शक्ति होते हैं। चाहे यह शक्ति आगे बढ़ती रहती है, पर यह
राज्य ही होती है। असल में राज्य की सारी शक्तियाँ सरकार इस्तेमाल करती है, पर करती राज्य के नाम पर। ये जो कर्ज भी होते हैं वो राज्य के नाम पर ही ली जाती हैं। और मान लीजिए कोई शासन ने क्या किया, बहुत से कर्ज ले लिया है, तो अब दूसरा शासन आएगा तो वो राज्य के नाम पर ही कर्ज लेगा कि हम इस राज्य के मंत्री हैं, हमें कर्ज चाहिए, हम इसको आगे बढ़ाना है। तो वो क्या करेगा, सेंटर से कर्ज मांगेगा कि मैं इस राज्य का हूँ, यहाँ पर मुझे इस चीज़ की व्यवस्था करना है, आप मुझे कर्ज के रूप में पैसे दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो होती है ये आम रहती है। सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जो राज्य के विरुद्ध हो जाए। सरकार अगर कुछ करती है तो जनता उसको उखाड़ फेंकती है। राज्य के पास अपनी प्रभुता होती है, सरकार भी आज़ाद होती है, पर असल में राज्य अपने आप में स्वतंत्र होता है और यह किसी के अधीन रहकर काम नहीं करती है। राज्य सार्वजनिक हितों की रक्षा भी करती है। राज्य जो होती है सार्वजनिक हितों की रक्षा भी करती है। राज्य का एक प्रमुख लक्षण है कि उसकी जनसंख्या। यह राज्य के लिए जरूरी है कि उसकी जनसंख्या ही हो और वह जनसंख्या सुखी हो। यदि जनसंख्या दुखी नहीं है तो उस राज्य का होना न होना एक बराबर होती है। अगर मान लीजिए उस देश की जो जनसंख्या अगर खुशी न रहे, उनमें सुख भी न मिले, तो ऐसे राज्य का क्या फ़ायदा, और ऐसे राज्य की कल्पना करके फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि राज्य लोगों के भले के काम करे और राज्य करता रहे। राज्य किसी भी खास व्यक्ति या समूह के हितों की रक्षा भी करता है, उसका भला उसकी कोशिश करता रहता है। लेकिन राज्य का एक ही होता है, राज्य सर्वव्यापी होती है। राज्य को प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति धर्म से विश्वास रखता हो, उसको प्रत्येक व्यक्ति का समाधान करना, दुखों का दूर करना राज्य का कर्तव्य बन जाता है। राज्य किसी एक का नहीं होता है। राज्य अपने आप में एक उद्देश्य है। राज्य अपने आप में एक उद्देश्य है और सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। राज्य की सत्ता और शक्ति सबसे ऊंची होती है और इसमें भी राज्य से ऊंची नहीं है। सरकार आती रहती है और बदलती रहती है, पर राज्य अपना स्थान पर खड़ा रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। राज्य जो है अमूर्त होती है, स्टेट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। राज्य का अमूर्त शब्द है। हम राज्य को देख या स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, पर हम राज्य को और राज्य की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह किस तरह का होगा। उदाहरण के तौर पर भारत माता की हम कल्पना कर सकते हैं, पर हमने उसको देखा नहीं है, हम इसको स्पष्ट भी नहीं किया है। इसी तरह से राज्य भी एक अमूर्त है। हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है भारत माता के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमने देखा नहीं है। हमने एक पृष्ठभूमि को ही बनाया है क्योंकि हमें इससे प्रेम है, आदर है। कानूनी सामाजिक नियंत्रण के राज्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख साधन। आपको पता ही होगा कि राज्य व्यक्ति के व्यवहारों और गैर रस्मी साधनों से, जैसे प्रथाएं, रीति रिवाज, विचार और परामर्श आदि के साथ नियंत्रण में नहीं रखना, बल्कि राज्य के पास नियंत्रण के मुख्य साधन है। कानून जो किसी विशेष ढंग के साथ और विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, यह राज्य के यत्नों का परिणाम होता है। आधुनिक राज्य का कार्य क्षेत्र सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यह एक कल्याणकारी संस्था है जो मानव कल्याण के लिए काम करती है। उसके पश्चात हमारे पास है राज्य की सदस्यता जरूरी है। राज्य सदस्यता इच्छुक नहीं है जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो। वो सारे लोग जो इसके भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं इसके सदस्य हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से ज़्यादा राज्य का सदस्य नहीं बन सकता है। यहाँ तक कि असुर ने भी कहा है कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या फिर देवता है। राज्य के बिना व्यक्तियों की जरूरत की पूर्ति संभव नहीं है। राज्य बिना समाज कभी भी एक असलियत नहीं है थी, यह एक कोरी कल्पना मात्र ही है। राज्य की एक सरकार होती है। राज्य एक सरकार होती है। राज्य की एक और विशेषता यह है कि इसके एक सरकार होती है क्योंकि राज्य के कामों को चलाने के लिए किसी संसाधन की जरूरत होती है और वह साधन है सरकार। राज्य के लिए ज़रूरी है कि इसकी कोई एजेंसी हो या जो कि लोगों के लिए कानून बना सके, उसकी लागू कर सके। लोग की भलाई के काम करने के लिए कोई साधन चाहिए होती है क्योंकि आज की तारीख में राज्य एक कल्याणकारी राज्य होती है। यह सभी काम करने के साधन है सरकार। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सरकार किस प्रकार की है इसके साथ कोई मतलब नहीं होता है। यह लोकतांत्रिक भी हो सकती है और एकात्मिक सरकार भी हो सकती है, या कुलतंत्र, बहुतंत्र आदि भी हो सकती है। यह लोगों के द्वारा चुने प्रमुख भी हो सकती है या तनाशाह भी हो सकती है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि एक संगठित एजेंसी बल्कि सरकार होनी चाहिए जो लोगों का ध्यान रखे और उसके जान माल की स्वतंत्रता और सुरक्षा दे। इसी तरह से राज्य एक सरकार होती है। अब राज्य की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत भी हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुआ। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता एक सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
17वीं और 18वीं सदी में सिद्धांत बड़ा प्रभावशाली रहा। यह सिद्धांत दैवी उत्पत्ति के सिद्धांतों के विषय में हुआ था। इसके अनुसार राज्य के दैवी संस्था नहीं माना जा सकता है, बल्कि एक मनुष्य संस्था माना गया है। राज्य का निर्माण ईश्वर ने नहीं बल्कि लोगों के आपस में समझौते करके किया गया है। इस सिद्धांत राज्य के जन्म के साथ साथ राज्य और प्रजा के संबंध में प्रकाश डालता है। यही कारण है कि इस सिद्धांत की व्यवहारिक महत्वता रहती है। इस सिद्धांत का संबंध मुख्य तौर पर 3 विचारक ने दिया है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो ने। इनके विचार से जो है राज्य बनने से पहले लोग प्राकृतिक अवस्थाओं में रहते थे। ठीक है, लोगों ने आपसी समझौते करके प्राकृतिक संस्था को खत्म कर दिया और राज्य की उत्पत्ति किया। तो सबसे पहले तो इसमें यही आता है कि प्राकृतिक अवस्थाएं, स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स, लॉक, रूसो 3 लेखक इस बात का एक मत थे हैं कि यदि युग में कोई राज्य नहीं था, लोग बिना किसी राज्य के रहते थे, तो इस अवस्था को प्राकृतिक अवस्था के नाम से पुकारा जाता था। इस वक्त कोई कानून नहीं था और हर व्यक्ति अपनी मर्जी से कार्य करता था और अपने ऊपर आप राज्य करता था। यानी उस समय कोई राज्य नहीं होती थी, कोई रूल रेगुलेशन उस समय नहीं होता था। प्राकृतिक अवस्थाओं में लोगों की हालत कैसी थी, इसके बारे में 3 लेखकों के अपने विचार नहीं मिल खाते हैं। प्राकृतिक मनुष्य के लोग जंगली जीवन व्यतीत करते थे और उनकी आठी जो लाठी होती थी, जिसकी लाठी उसी की भैंस मानते थे और इसी सिद्धांत पे वो आगे चलते भी थी। न किसी का जीवन सुरक्षित था और न ही किसी का संपत्ति सुरक्षित होती थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग प्राकृतिक नियमों का पालन करते थे और प्राकृतिक अधिकार का भोग करते थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं देता था। वो प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने और उसके लागू करने वाली कोई शक्ति नहीं थी। रूसो का विचार है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आत्मनिर्भर और खुश था और अकेला रहता था। जनसंख्या के बढ़ने और अस्थायी घर बनने पर संपत्ति के बारे में उसमें लड़ाई झगड़ा होने भी नहीं लगता था। उसके बाद था सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 3 विचारक इस बात पर सहमत है कि प्राकृतिक अवस्था में छुटकारा पाने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया और अपने ऊपर राज्य के अधिकार दिए गए। इसके बदले लोगों की नागरिकता को अधिकार मिले। इस तरह समझौता द्वारा लोगों के राज्य की स्थापना समझौता किया। और किस तरह था ये बात, इसके बारे में किसी ने अपना विचार अलग नहीं रखा है। इसके बारे में 3 विचारक के जो बीच विचार अलग अलग है। कब्स का कहना है कि लोगों में आपस में समझौता करके अपनी सभी अधिकार बिना किसी शर्त के राजाओं के दे दिया और उन्होंने उसके अधीन रहना ही स्वीकार किया। इस तरह निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। लॉक का कहना है कि उन्होंने अपने सारे अधिकार समाज को दे दिए और समाज में शासन के कुछ अधिकार हकीम या राजाओं को दे दिया गया और इस तरह उसने समिति जो राज्य की मोड़ता किया। और रूसो का कहना है कि लोगों ने आपस में समझौता करके अपने अधिकार अपने पास साझे रूप में रखे और वह साझे रूप में ही इसका प्रयोग करते थे। इस तरह उसने उन लोगों के प्रिय प्रभुता की भी बात बताई। तो सबके अपने विचार है, लेकिन कह सकते हो कि समाज में अगर समाज में रहते हो तो आपको अपना अधिकार जो है सरकार के हाथों में देना पड़ता है। सरकार इसी रिगार्डिंग क्या करता है, रूल रेगुलेशन बनाता है। कोई व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसको दंडित करता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसको प्राइज़ देता है। तो तभी तो राज्य बनता है। अब जो है राज्य जब बन चुकी है, राज्य का जब हमने सिद्धांत पढ़ लिया, तो राज्य के मुख्य कार्य क्या है इसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आवश्यक कार्य का अर्थ कार्य से है जो राज्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रत्येक को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। इस कामों पर राज्य की सुरक्षा निर्भर करती है। यदि राज्य इन कार्यों को न करे तो राज्य ही न रहे, क्योंकि राज्य रखने के लिए कार्य तो करना पड़ेगा और कार्य के लिए राज्य को रूल रेगुलेशन को सही मान्यता देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही बात कि बाहरी हमलों की सुरक्षा। राज्य का सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि जो बाहरी हमले होते हैं उससे सुरक्षा प्रदान करना। राज्य ने अपने नागरिकों को बाहरी हमलों की रक्षा करता है। जो बाहरी हमलों से रक्षा नहीं कर सकता है वो राज्य खत्म हो जाती है। यदि नागरिक का जीवन बाहरी हमलों से सुरक्षित नहीं है तो नागरिक अपने जीवन का विकास करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। राज्य अपने अस्तित्व के बनाए रखने के लिए सेना का प्रबंधन करता है। अंदरूनी शांति की स्थापना के लिए भी सेना की सहायता ली जा सकती है।
उसके पश्चात है कर लगाना। मुद्रा निश्चित करना, कर लगाना, इकट्ठा करना राज्य का जरूरी काम है। बिना कर लगाए राज्य का काम नहीं चलेगा। जिस राज्य की आमदन कम होगी वह नागरिक की असहूलियत के लिए उतनी ही काम करेगा। एक अच्छे राज्य की आय काफ़ी होनी चाहिए, पर कर वही लगाने चाहिए जो उचित हो, अनुचित न हो। जीवन एक संपत्ति की रक्षा करना, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना राज्य का जरूरी काम है। राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसके साथ किसी भी व्यक्ति को अपनी जान या खतरा न हो। राज्य की संपत्ति के बारे में भी निश्चित कानून बनाने चाहिए। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस का प्रबंधन करता है और चोर, डाकू और अपराधियों के व्यक्तियों की रक्षा भी करता है। नागरिक अधिकार की रक्षा, प्रत्येक राज्य के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले होते हैं, जैसे कि जीने का अधिकार, रोटी कमाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। इस तरह के अधिकारों के वकालत जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन भी करता है। यदि व्यक्ति के पास यह अधिकार न हो तो उसका जीवन में नर्क बन जाता है। और इस तरह यह राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिक के इन अधिकारों की रक्षा करे और इनके लिए उचित कानून बनाए। जो इन अधिकारों को किसी से छीनने की कोशिश करे तो उसको सज़ा दिलवाए भी सरकार का एक अहम काम होता है। उसके पश्चात है न्याय की प्रबंधन। जिस राज्य में न्याय की व्यवस्था उच्च होती है उसी राज्य का सर्वश्रेष्ठता भी मानी जाती है। उच्चतम न्याय व्यवस्था का अर्थ है कि गरीब, अमीर, निर्बल, शक्तिशाली, अनपढ़, पढ़े लिखे में किसी तरह के अंतर का होना, कानून के सामने सभी व्यक्ति सामान्य होने चाहिए और हर एक राज्य नागरिक न्यायपालिका की स्थापना करता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए, अति जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका के निष्पक्ष फैसला दे सकता है। इस स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करना राज्य का आवश्यक तत्व बन जाता है। परिवार के संबंधों को स्थिर रखना, परिवार पूरे समाज के केंद्र बिंदु होता है। इसके कारण यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि यह पिता और पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन और बाकी परिवार के आपसी संबंधों की और उनके पारिवारिक अधिकार और कर्तव्य की व्याख्या करके उसके संबंध में कानूनी बनाए। तो ये चीज़ें बहुत ही आम रहती है। उसके पश्चात जो है दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करना। जिस तरह व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करना पड़ता है, उसी तरह हर राज्य अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर होता है। ये तो आम सी बात होती है। कोई भी राज्य आत्मनिर्भर नहीं है। हर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध की स्थापना करता है। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी है कि हर देश दूसरे देशों के साथ दोस्ताना संबंध रखे। राज्य अपने राजदूतों को दूसरे देश में भेजता है और दूसरे देशों के राजदूतों को अपने देश में रहने की आज्ञा देती है। अन्यथा देश बिछड़े हुए देशों की उन्नति के लिए भी सहायक करता है, यानी जो बिछड़े हुए देश हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उसके पश्चात है ऐच्छिक कार्य। वर्तमान राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही काम नहीं करता है, बल्कि जनता की भलाई के लिए भी अनेकों काम करता है। आधुनिक राज्य पुलिस राज्य न होकर कल्याणकारी राज्य है, जिसका उद्देश्य जनता की भलाई के लिए ज़्यादा काम करना है। इच्छुक कामों से ही जनता अनुमान लगाती है कि उसकी सरकार लोक कल्याण के लिए कितने काम कर रही है। ठीक है, तो इच्छुक कार्य भी करना चाहिए। कार्य से ही उस राज्य की जो सरकार बनाई गई है उसकी कार्य प्रणाली के बारे में जनता को पता लगती है। तो सबसे पहले तो यही आती है कि इच्छुक कार्य कौन कौन से होते हैं जो जरूरी है। कृषि की उन्नति, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, कोई भी राज्य अगर तभी कल्याणकारी राज्य कहलाएगा जब कृषि की उन्नति होगी। वर्तमान राज्य कृषि की उन्नति के लिए कम काम करता है। जिस देश में अन्न की समस्या रहती है उस राज्य को दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कई बार उनकी विदेशी राज्यों की अनुचित मांगों को भी मानना पड़ जाता है। सरकार किसानों को अच्छे बीज, ट्रैक्टर, खाद और कर्ज देने से सहूलियत प्रदान करती है। सिंचाई के साधनों का उचित प्रबंधन करना राज्य का काम ही होता है। उसके बाद है मनोरंजन के साधन का प्रबंधन करना। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि वर्तमान राज्य नागरिकों के मनोरंजन का प्रबंधन भी करता है। इसके लिए वह राज्य में सिनेमा, नाटक घरें, कला केंद्र, तालाब, पार्क, होटल आदि की स्थापना करता है। राज्य अच्छे कलाकार और साहित्यकार पुरस्कार भी देता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ अनिवार्य हो जाती है। उसके पश्चात है शिक्षा का प्रसार। वर्तमान राज्य के महत्वपूर्ण काम शिक्षा का प्रसार भी करना है। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसार धार्मिक संस्था करती है, परंतु कोई भी राज्य शिक्षा को धर्म प्रचारकों की इच्छा पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। शिक्षा से मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान भी होता है। शिक्षा के बिना नागरिक आदर्श नागरिक नहीं बन सकता है और न ही अपनी शक्ति का विकास भी कर सकता है। लोकतंत्र राज्य में शिक्षा का महत्व और भी ज़्यादा है, क्योंकि प्रजातंत्र सरकार की सफलता नागरिक पर ही निर्भर करता है। अगर नागरिक शिक्षित है तो सरकार का भी सफल होना सुनिश्चित है। ठीक है, तो वही बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
ठीक है। इसलिए जो है हर एक राज्य शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल, कॉलेज और विद्यालय की स्थापना करता है। गरीब विद्यार्थियों के वजीफे किए जाते हैं और शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान भी करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। उसके पश्चात है सामाजिक और नैतिक सुधार। वर्तमान राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक और नैतिक स्तर को भी ऊंचा करने के लिए काम करता है। भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत आदि अनेक बीमारियां थी जिसकी कानूनी द्वारा स्थापित किया गया था। अफीम खाना, शराब पीने की अच्छा नहीं समझा जाता है क्योंकि इससे सेहत खराब हो जाती है। इसलिए कई राज्यों में शराब पीने और अफीम खाने की मनाही है, परंतु अब इसका प्रयोग कम हो गया है क्योंकि राज्य ने इसको पाबंदित लगा कर दिया गया है। लेकिन ये तो चलिए कानूनी बात होती है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और होती है। सरकार को जब पैसा कमती है तो इसी चीज़ों पे क्या करती है, इन चीज़ों को धड़ल्ले से खोल देती है। तो सरकार को भी यहाँ सोचना चाहिए कि जिसको हम डायरेक्टली ये कहते हैं कि हमारे सेहत के लिए खतरनाक होती है और इससे जीवन का जो है नाश होती है, तो इस पर पाबंदी लगा देने में ही फ़ायदा है। क्योंकि बहुत से राज्यों में जो है धड़ल्ले से बिक रही है, चल रही है, जो कि सही नहीं भी रहती है। तो ये भी चलिए सरकार की अपनी दोहरी नीति है, हम इस पर कुछ भी कहना हमारे लिए उचित नहीं है। संचार के साधनों की उन्नति। नागरिक खुद संचार साधन का विकास नहीं कर सकता है। संचार के साधनों का विकास राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य रेलवे, सड़कें और तार घर, डाकघर, रेडियो आदि की स्थापना भी करता है। उसके बाद है सार्वजनिक उपयोग के काम या पब्लिक यूटिलिटी बोर्ड। वर्तमान राज्य सार्वजनिक उपयोग काम भी करता है। राज्य नई सड़कों का निर्माण करता है और पुराने सड़कों की मरम्मत भी करता है। बिजली का प्रबंधन भी इसके द्वारा ही किया जाता है। हवाई जहाज, समुद्री जहाज तथा प्रबंधन आमतौर पर राज्य ही करता है। टेलीफोन की व्यवस्था राज्य द्वारा ही की जाती है। तो इस तरह से जो है राज्य हर चीज़ की व्यवस्था करती है। उसके बाद है प्राकृतिक साधनों का विकास। प्राकृतिक साधनों का विकास करना राज्य का ही महत्वपूर्ण काम है। प्राकृतिक साधनों का विकास के लिए राज्य जंगलों की रक्षा, विकास की तरफ, खनिज पदार्थों की खोज और उनके उचित प्रयोग की तरह और नदियों के पानी का उचित लाभ उठाने की तरफ पूरा ध्यान देना, ये सब उन्हीं का काम है। उनके उपयोग लिखे कार्यों के अलावा राज्य अन्य और भी कई कार्य करता है जिसका वर्णन करना कठिन है। वर्तमान राज्य कल्याणकारी राज्य है जो अपने नागरिकों के विकास के लिए काम करता है। तो ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है क्योंकि राज्य के इच्छुक काम सरकार के स्वरूप पर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह से है और उसका जो है विचारधारा किस तरह से है। अगर अच्छी सरकार है और अच्छी सरकार है तो ये सारे काम वो जरूर करेगी जिससे नागरिक का जो है जीवन जो है कल्याणकारी बन जाए। तो ये जो टॉपिक थी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो इसी तरह से जो है हम मेरे तरफ से हर क्लास के हर वीडियो मिलती रहेगी समय समय पे। ठीक है, लेकिन आप तक वो तब पहुंचेगी जब आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरी वीडियो नहीं मिल पाएगी, आप इस ज्ञान से वंचित रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा है? ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। आपने जो त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जो समय व्यतीत किया इसलिए धन्यवाद। अगर आपको धन्यवाद करना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।